चलिए आज का हमारा अगला क्लास शुरू करते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 13 का हम पढ़ रहे थे, तो अध्याय 13 का हम जहाँ पे पढ़ रहे थे तो हम कहाँ पे आए हैं आज। आज हम पढ़ने वाले हैं मशरूम की खेती अथवा मशरूम कल्चर के बारे में। मतलब देखिए, मशरूम की खेती या मशरूम कल्चर, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो हम मशरूम खाते हैं, जो खेतों में उगाते हैं, बरसात के दिनों में खेतों में से तोड़ कर लाते हैं किसान लोग, हैं ना हमारे। हम ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसानी, हाँ, किसानी का काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कृषि का कार्य। तो बरसात के दिनों में होता क्या है, खेतों में, है ना, जो आपका मशरूम निकलता है उसको तोड़ कर लाते हैं और सब्जी बनाकर खाते हैं। तो वो तो खेतों वाला हो गया, लेकिन इसकी एक खेती भी होती है मशरूम की। जी हाँ, जो आपका मशरूम होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है फुटू, है ना, तो इसका एक खेती होता है। तो इसकी खेती कैसे करते हैं, आइए इसको हम जानते हैं, है ना। क्योंकि जो मशरूम होता है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सर्वश्रेष्ठ सब्जी के अंतर्गत आता है। मशरूम ऐसा सब्जी है जो सर्वश्रेष्ठ सब्जी है और ज़्यादा पोषक तत्वों वाला सब्जी होता है। इससे बड़ा ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो हमको ज़्यादा फायदेमंद हो। मशरूम से बढ़कर कोई सब्जी नहीं है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसलिए जो मशरूम का कीमत कितना होता है आपको पता है। तो मशरूम का जो एक किलो का कीमत होता है 200 से 250 रुपये, ठीक है। 200 से 250 रुपये किलो होता है इस सब्ज़ी का। ऐसा कोई सब्ज़ी नहीं है जिसका इतना कीमत हो, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा फायदेमंद सब्ज़ी, इसलिए इसका कीमत बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं मशरूम की खेती या मशरूम कल्चर कैसे करते हैं, ठीक है। बरसात के दिनों में आपने ज़मीन, लकड़ी तथा पैरा आदि पर सफ़ेद भूरी छोटी छोटी छतरियों के समान रचनाएं देखी होंगी। ये सब क्या है, ये सब मशरूम है। और देखिए, बरसात के दिनों में लकड़ी हो गया, पैरा हो गया, ज़मीन हो गया, इस पर क्या होता है, हमको मशरूम दिखाई देता है। लेकिन ये सभी मशरूम खाने का नहीं होता है ना। लकड़ी का हो गया, पैरा पर हो गया, तो सभी प्रकार के मशरूम को नहीं खाते हैं। अलग अलग स्थानों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, अलग अलग स्थान पर इसका अलग अलग नाम होता है। फुटू, खुम्बी, ढिंगरी आदि के नाम से जाना जाता है मशरूम को। और मशरूम एक कवक है ना। मशरूम क्या है, एक कवक होता है, यानी कि ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है मशरूम, जिसको कहा जाता है कवक। और कवक से बनता है मशरूम। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, खनिज लवण तथा रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए इन्हें विश्व में, देखिए भारत में ही नहीं पूरा विश्व में खाद्य पदार्थों की श्रेणी में एक विशेष स्थान प्राप्त है। मतलब इसको अलग प्रकार से और बहुत ही फायदेमंद सब्जी माना जाता है पूरे विश्व में, है ना। मशरूम के गेहूं का भूसा, पैरा कुट्टी यानी कि पैरा का छोटा छोटा कटा हुआ भाग, है ना, या अन्य माध्यम में मशरूम के स्पॉन यानी कि बीज को मिलाकर बनाया जाता है। मतलब देखिए, मशरूम को कैसे कैसे बना सकते हैं, तो गेहूं का भूसा हो गया, है ना, और पैरा कुट्टी, और उसके साथ साथ अन्य माध्यम में मशरूम का बीज आता है, उसको मिलाकर मशरूम को बनाया जाता है। व्यावसायिक रूप से हमारे देश में मशरूम के दो मुख्य किस्में की खेती की जाती है। एक है ढिंगरी मशरूम और एक है सफ़ेद बटन या ओएस्टर मशरूम। मतलब हमारे देश में दो प्रकार के मशरूम की खेती करते हैं, ढिंगरी मशरूम और सफ़ेद बटन मशरूम, है ना। चलिए देखते हैं आखिर मशरूम की खेती करते कैसे हैं। तो यहाँ पे दिया है ना, यहाँ से हम पढ़ते हैं मशरूम की खेती कैसे करते हैं। गेहूं के भूसे अथवा पैरा कुट्टी, जिसे माध्यम कहते हैं, इसको पानी में 14 से लेकर 20 घंटे तक भिगोते हैं। और उसके पश्चात जैसे भिगो कर निकाल कर, है ना, भिगो देते हैं, भिगो कर जैसे ही निकालते हैं तो उसको 2 घंटे तक उबालते हैं, है ना। उससे क्या होता है, 2 घंटे तक उबालने से वह कवकनाशी जीवाणु द्वारा उपचारित हो जाता है। मतलब उसमें कोई भी जीव जंतु हो गया तो वह पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है, क्योंकि उबालने से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह उबलता है, तो वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसमें जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं। अब पानी को निथार कर, जैसे हम उसको उबाल देंगे तो पानी को इसमें से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, यानी कि निथार देंगे, है ना। अब उस माध्यम में मशरूम के स्पॉन यानी कि बीज को मिलाते हैं और पॉलीथीन में भर देते हैं, है ना। पॉलीथीन के थैलियों जिनमें छोटे छोटे छेद कर दिए गए हों उसमें भर देते हैं। इसे एक कमरे में, अब देखिए जो पॉलीथीन होगा उसमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे छेद कर दिए रहेंगे जगह जगह पर, दूर दूर में, और उसी जिल्ली में इसको क्या कर देंगे, यानी कि पॉलीथीन में भर देंगे। इसे एक कमरे में जिसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो वहाँ पर रख देते हैं ना, और इसे एक कमरे में रख देते हैं। 2 से 3 सप्ताह में पूरा माध्यम सफ़ेद दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है।
और जो हम पॉलीथीन में भर के रखे रहेंगे वह 2 से 3 सप्ताह में क्या बन जाएगा, पूरा सफ़ेद और दूध रंग का बन जाएगा और वह एक जम जाएगा, है ना। इस अवस्था में पॉलीथीन को अलग कर देते हैं और जैसे ही वह जम जाएगा तो उसमें क्या कर देंगे, पॉलीथीन को उसमें से बिल्कुल अलग कर देंगे। अब इस पॉलीथीन को अलग कर लेते हैं और पिंड को सूतली की सहायता से, अब उस जो पिंड बना है गोला रंग का, है ना, ये पिंड बना है ना, ये पिंड को हम क्या करेंगे, एक धागे से बांधकर, है ना, एक धागे से बांधकर क्या कर देंगे, अलग लटका देंगे ऊपर में। ठीक है, पिंड को सुतली की सहायता से लटका देते हैं, मतलब एक धागे की सहायता से, मजबूत धागा होना चाहिए। 2 से 3 दिनों में इससे छोटी छोटी गोल दाने के समान रचनाएं दिखाई देंगी, जो 5 से 7 दिनों में पूर्ण छतरी के रूप में विकसित हो जाता है, जिन्हें तोड़ लिया जाता है। यही आपका मशरूम है। मशरूम की कई प्रजातियां विषैली होती है, अतः इनके खाने योग्य प्रजातियों को अपने शिक्षकों अथवा जानकारी व्यक्तियों की सहायता से पहचान कर ही इसे उपयोग में लाना चाहिए। देखिए, आपका मशरूम तो बन गया, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मशरूम होते हैं जो हमारे लिए विषैले भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी का मशरूम हो गया, है ना। लकड़ी का मशरूम को हमको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह विषैला होता है। लकड़ी का जो मशरूम बनता है, लकड़ी से जो मशरूम निकलता है, वह हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। और आपका जो पैरा का मशरूम है वो भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमको बाज़ार से ख़रीद कर बिल्कुल मशरूम खा लेना चाहिए, जो कि अच्छा स्वस्थ होता है और साफ़ सुथरा होता है और वह खाने योग्य मशरूम होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मशरूम, कुछ इस तरह से इसकी खेती करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं फसल समुन्नति की ओर। यहाँ पे दिया है फसल समुन्नति। सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धति अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है। ये तो हो गया आपका फसल समुन्नति। क्या है, तो देखिए, सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियाँ, मतलब कृषि करने के नए नए पद्धतियों का अपनाना और क्या करना, उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, फसल समुन्नति कहलाता है। एक रूप से, है ना। एक छोटी सी परिभाषा देखें तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। जंतुओं से हमको क्या क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जंतु जो होते हैं उससे हमको बहुत सारे खाने की चीज़ प्राप्त होती है। तो क्या क्या चीज़ है वो जंतु से जो हमें प्राप्त होती है खाने के लिए, उसको हम देखते हैं। मनुष्य अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों के अतिरिक्त विभिन्न पशुओं तथा जंतुओं से करते हैं। अब देखिए, हम अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से फसल से तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पशु, है ना, पशुओं और जंतुओं से भी हम अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि पशु में क्या हो गया, गाय, है ना। पशु से हमारा गाय हो गया, जो क्या होता है, हमको दूध प्रदान करती है। उस दूध से हम दही बनाते हैं और दही बनाकर उसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि दही भी हमारा भोजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आपका जंतु तो देखिए, गाय, बैल, भैंस, ये सब जंतु है, जीव जंतु है, पशु है। तो इनका भी उपयोग हम करते हैं हमारे जीवन में। देखिए, जैसे कि हम कृषि करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गाय, बैल, भैंस का उपयोग करते हैं हल चलाने के लिए। हाँ, तो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से क्या होता है, कृषि में हम किसका उपयोग करते हैं, इन जंतुओं का उपयोग करते हैं। मतलब ये भी हमारे भोजन के साधन है, इनके बिना हम भोजन की प्राप्ति नहीं कर सकती। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, जो हमें दालों के अतिरिक्त दूध, अंडे, मांस से प्राप्त होती है ना। और देखिए, शरीर की वृद्धि मतलब हमारे शरीर को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है, दाल से मिलता है। और दाल हमको कहाँ से मिलता है, फसल से मिलता है। यदि हम दाल की फसल करेंगे तो हमको दाल प्राप्त होगा, लेकिन यही प्रोटीन हमको जीव जंतुओं से भी मिलता है। जैसे कि दूध हो गया, मतलब मुर्गी के दूध हो गया, तो गाय हो गया, है ना। गाय एक पशु है, तो उस पशु से हमको दूध मिलता है जिसमें प्रोटीन होता है ना। और मुर्गी का अंडा हो गया और मांस हो गया, इससे भी हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जिनसे हमारी भोजन की संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वैज्ञानिक तौर तरीकों से पशुओं की देखभाल एवं पालने की विधि को पशुपालन कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक नियम से हम क्या करेंगे, पशुओं की देखभाल करेंगे और उसको पालेंगे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पशुपालन कहलाता है। आइए कुछ जंतुओं को पालने की विधियों एवं
उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में जानें। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो क्या है आपके पास, सबसे पहले दिया है दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध का उत्पादन है ना। दूध का उत्पादन कैसे करते हैं, तो आप जानते हो दूध का उत्पादन कैसे किया जाता होगा। तो गाय और भैंस है ना, गाय और भैंस से क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। तो देखते हैं, हमारे देश में गाय तथा भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा है। ये दूध देने वाले दुधारू पशु हैं। ठीक है, गाय और भैंस कैसे पशु हैं, दुधारू पशु हैं, मतलब दूध देने वाले पशु हैं जिन्हें बड़े स्तर पर डेयरी फार्म में पाला जाता है। और इन्हें क्या करते हैं, गाय और भैंसों को बड़े स्तर पर यानी कि बड़ी बड़ी संख्या में, मतलब अधिक संख्या में कहाँ पर पालते हैं, डेयरी फार्म में पाला जाता है। कृषि से प्राप्त पदार्थों में चावल के बाद दूध उत्पादन का दूसरा स्थान है। मतलब देखिए, भारत का स्थान चावल के उत्पादन में कैसा है, दूसरा स्थान है। ठीक है, चावल का उत्पादन मतलब चावल का उत्पादन में सर्वाधिक होता है, लेकिन उसके बाद किसका उत्पादन होता है भारत में, तो दूध का ज़्यादा उत्पादन होता है। भैंसों के अधिक दूध उत्पादक होते हुए भी गाय दूध उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए, भैंस जो है ज़्यादा दूध देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भैंस ज़्यादा दूध तो देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा क्या होता है, गाय है ना, तो गाय क्या है, मुख्य दूध उत्पादन का स्रोत है हमारे लिए। ठीक है, दुधारू पशुओं के पालने के लिए है ना, दुधारू पशुओं के पालने के लिए उनके उचित पोषण मतलब भोजन की है ना, और देखभाल और संरक्षण मतलब सुरक्षा एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। इनके आहार में है ना, मतलब इनके आहार यानी कि भोजन में घास, सूखा चारा जैसे कि पैरा और गेहूं का भूसा तथा हरा चारा आदि शामिल है। यदि हम क्या करेंगे, पशुओं को पालेंगे तो उनकी देखभाल करना होगा, उनको सुरक्षा प्रदान करना होगा है ना, और अच्छे से उनके लिए भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब उनको पेट भर और भर पेट भोजन मिलना चाहिए। ऐसे हमको पूरे तरीके से क्या करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, पशु को आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सरसों तथा कपास की खली मिलाई जाती है। और देखिए, उनके आहार को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनके भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके भोजन में है ना सरसों तथा कपास की खली मिलाते हैं। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार के साथ साथ समय समय पर पशुओं की सफाई एवं चिकित्सीय परीक्षण भी अनिवार्य है। और हम यदि पशुओं को पालते हैं तो पशुओं को पालते हैं तो पशु की उचित देखभाल होनी चाहिए, और समय समय पर उनकी साफ़ सफाई, मतलब पशुओं को अच्छे से साफ़ सफाई भी रखना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको डॉक्टरों के द्वारा समय समय पर देखभाल भी करवाती रहनी चाहिए, ताकि वो भी सुरक्षित रहें। पेयजल की उपलब्धता तथा पशुगृह का स्वच्छ, ठीक है, पेयजल की उपलब्धता तथा पशुगृह का स्वच्छ एवं हवादार होना भी आवश्यक है। मतलब उनके लिए पीने के लिए जल उपलब्ध होने चाहिए। और पशुगृह मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वह घर कैसा होना चाहिए, पशुओं का घर साफ, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए। इस तरह से उनकी देखभाल हमको करना चाहिए, और इस तरह से इन सभी नियमों के साथ हमको पालना चाहिए। क्योंकि वे बेजुबान होते हैं पशु, तो हमसे कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसलिए हमको खुद सजग होकर और एक अच्छे नागरिक होने के रूप में हमको उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, और ये पशु देखिए हमारे घर में भी होते हैं, सबके घर में पशु होते हैं, तो बिल्कुल सबके घर में भी उन सभी पशुओं की देखभाल हमको अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, संकरण द्वारा गाय तथा भैंसों की उन्नत फसलें विकसित की गई है। अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लें, जैसे कि देखिए, अब गाय भी अलग अलग नस्ल की होती है ना, तो अलग अलग नस्ल की गाय अलग अलग मात्रा में दूध देती है। तो देखिए, जैसे कि फ्रेजियन साहीवाल अधिक दूध देती है। होल्स्टीन फ्रेजियन है ना, जो भैंस की नस्ल है मुर्रा, और भैंस की नस्ल क्या है, मुर्रा नस्ल की भैंसें बहुत अधिक दूध देती है। तो ये हो गया आपका पशुपालन। ठीक है, अब देखते हैं क्या देखेंगे हम, कुक्कुट पालन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुक्कुट पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन के बारे में पढ़ते हैं। कुक्कुट पालन का अर्थ है मुर्गी पालन। ठीक है, कुक्कुट पालन का अर्थ है मुर्गी पालन से, है ना। जो कुक्कुट पालन यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है मुर्गी पालन, यानी कि मुर्गियों को पालना ही, और यह मतलब मुर्गी पालन ही कुक्कुट पालन भी कहलाता है। मतलब इसके दो नाम हैं, एक तो इसको हम
कुक्कुट पालन भी बोल सकते हैं और मुर्गी पालन भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुक्कुट पालन क्या है। अंडे एवं मांस प्राप्ति के लिए, ठीक है, अंडे एवं मांस प्राप्ति के लिए मुर्गी, बतख इत्यादि पक्षियों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। मुर्गियों को घरों तथा कुक्कुट फार्म दोनों जगहों में पाला जाता है। और देखिए, मुर्गी तो आप जानते हो, मुर्गियों को कहाँ कहाँ पाल सकते हैं, घर में भी पाल सकते हैं और फार्म में भी पाल सकते हैं। मुर्गी अंडों को 21 दिनों तक सेती है मतलब जैसे ही मुर्गी अंडे देती है ना, तो अंडे देने के बाद उस अंडे को 21 दिनों तक सेती है, मतलब उनको अपनी गर्मी प्रदान करती है। ठीक है, मुर्गी अपने अंडों के ऊपर, जैसे ही मुर्गियां अंडे देती है तो उस अंडे के ऊपर 21 दिनों तक बैठती है। क्यों? क्योंकि उस अंडे को अपना शरीर का गर्मी देती है ना, उस अंडे को अपने शरीर के गर्मी से ढक कर रखती है 21 दिनों तक। इसे उष्मायन काल कहते हैं। बड़े कुक्कुट फार्म में अंडे सेने का कार्य विशेष उपकरण उष्मायित्र इनक्यूबेटर द्वारा करते हैं। और देखिए, जहाँ पे बड़े बड़े फार्म होते हैं मुर्गियों का, उसमें जब मुर्गी अंडे देती है तो उस अंडों को अलग रखकर, है ना, उस अंडे को मुर्गियों के पास से हटाकर अलग से मशीन में रखते हैं और वहाँ पर उसको गर्मी प्रदान करते हैं। ठीक है, एक मशीन के द्वारा। इनके द्वारा अंडे को उपयुक्त तथा नमी उष्णता प्राप्त होती है, जो अंडे में भ्रूण के विकास एवं अंडों से चूजों के बाहर आने में सहायक होती है। मुर्गी पालक अंडों को उपयुक्त उष्णता प्रदान करने के लिए कभी कभी इनके नीचे पुआल बिछा देते हैं। अंडों पर बैठे मुर्गी को ब्रूडी मुर्गी कहते हैं, है ना, मतलब जो अंडों पर जो मुर्गी बैठ जाती है उनको क्या कहते हैं, हम ब्रूडी मुर्गी कहते हैं। 7वें तथा 9वें दिन अंडों की जांच कर अनिषेचित अंडों को अलग कर दिए जाते हैं। शीतकाल में दिन की अवधि छोटे होने, वायु में नमी अधिक होने का पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाने से अंडे का उत्पादन घट जाता है। और क्या करते हैं, जो ठंड का मौसम होता है, ठीक है, मतलब शीतकाल में क्या करते हैं, मुर्गियों को भोजन नहीं मिल पाता है और दिन भी छोटा होता है, तो अंडे का उत्पादन उस मौसम में कम होता है ना, और बाकी अन्य मौसम में अंडे का उत्पादन बहुत अधिक होता है, मतलब अच्छा होता है बाकी अन्य मौसम में, ठंड के मौसम को छोड़कर। ठीक है, अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और देखो आप, अंडा कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद रंग का अंडा होता है तो वह सफ़ेद रंग कहाँ से आता है ना, और वह सफ़ेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और उसी सफ़ेद भाग को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब देखिए, अंडे के मध्य भाग की पीली संरचना योक कहलाती है, मतलब जो बीच में क्या होती है, पीला रंग का भाग होता है, वो आपका योक कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, मान के चलिए ये आपका अंडा है, ठीक है, ये आपका बाहरी भाग है, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और यहाँ पे क्या है, बीच में क्या होता है, पीला भाग होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, सफ़ेद भाग होता है। अंदर में और एक अलग प्रकार का सफ़ेद भाग होता है, जो क्या होता है, आपका एल्बुमिन कहलाता है। तो ये आपका कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये आपका बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, योक कहलाता है, पीला वाला भाग, और ये आपका एल्बुमिन कहलाता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अंडे का मध्य भाग की पीली संरचना योक कहलाती है, जो पीले रंग का पदार्थ होता है, और जो पारदर्शी एल्बुमिन से घिरी रहती है ना, एल्बुमिन से घिरी रहती है। ये मतलब पीला रंग का भाग किससे घिरा होता है, एल्बुमिन से घिरा रहता है। ठीक है, पारदर्शी भाग प्रोटीन में प्रचुरता होती है, और जो पारदर्शी भाग होता है, जो एल्बुमिन है, मतलब जो योक, पीले रंग का जो योक होता है, वह जिस पदार्थ से घिरा रहता है उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कुक्कुट को यानी कि मुर्गियों को दिए जाने वाले भोजन में ही कीड़े मकोड़े होते हैं। मतलब मुर्गियाँ क्या क्या खाती है, तो कीड़े मकोड़े खाती है, वनस्पति और कंकड़ भी खाती है ना। अब देखिए, ये कंकड़ क्या करते हैं, उसके भोजन को पीसने का काम करते हैं, और जो कंकड़ खाते हैं तो वो कंकड़ क्या करते हैं, उनके शरीर में जाकर, मुर्गियों के शरीर में जाकर, जो मुर्गियाँ भोजन करती है तो उस भोजन में कंकड़ होता है, और यही कंकड़ उस भोजन को पीसने का काम करता है। मतलब जो आपका कंकड़ जैसी मुर्गियाँ खाती है, तो मुर्गियों के शरीर में, मतलब पेट में जाकर वो कंकड़ उस भोजन को पीसने का काम करता है। ठीक है, यानी कि पचाने का काम करता है ये कंकड़। इसलिए इसके आहार में चूना पत्थर भी मिलाया जाता है, जो अंडे के कवच निर्माण में सहायक होता है। और मुर्गियों के भोजन में क्या क्या मिलाते हैं, तो क्या क्या मिलाते हैं, मुर्गियों के भोजन में चूना पत्थर मिलाते हैं, है ना, और मुर्गियां चूना पत्थर को खाती है,
और यही चूना पत्थर क्या बनता है, उसके अंडों के ऊपरी भाग बनाता है, मतलब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो अंडे में सफ़ेद रंग का ऊपरी भाग होता है वह इस चूना पत्थर से बनता है। ठीक है, तो कुक्कुट फार्म में दड़बों में वायु के आवागमन तथा प्रकाश की उचित व्यवस्था होती है। मतलब देखिए, जहाँ पे मुर्गियों को पालते हैं वहाँ भी प्रकाश के लिए उपयुक्त जगह होता है आने जाने के लिए। पक्षियों के अपशिष्टों का उपयोग खाद के रूप में करते हैं, और जो पक्षियों के अपशिष्ट निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खराब पदार्थ, उसी को हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब जो आपका बतख हो गया, मुर्गी हो गया, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, है ना, तो उसको हम किस में उपयोग कर सकते हैं, खाद के रूप में खेतों में उपयोग कर सकते हैं। अधिक अंडों की प्राप्ति तथा मांस के लिए, है ना, संकरण तकनीक द्वारा कुक्कुट की उन्नत नस्लों का विकास किया गया है। वाइट लेग हार्ना, रोडे आइलैंड, रेड AILS 82B77 की कुछ प्रमुख नस्लें हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिया गया है, यहाँ से वाइट लेग हार्ना, रोडे आइलैंड, रेड, ये सब ऐसे हैं जो मुर्गियों के अलग अलग प्रजाति हैं, मतलब अलग अलग नस्ल के हैं, और ये अधिक अंडे देती है। मतलब देखिए, मुर्गियों में भी जिस तरह से गाय और भैंस अलग अलग नस्ल की होती है और ज़्यादा दूध देती है, तो उसी तरीके से आपका जो मुर्गियां हैं ना, तो मुर्गियों के भी अलग अलग नस्ल होते हैं, और अलग अलग नस्ल के मुर्गियां अलग अलग मात्रा में अंडे देती है। मतलब कोई नस्ल की मुर्गी कम अंडे देती है तो कोई नस्ल की मुर्गी अधिक अंडे देती है। तो अधिक नस्लों वाले मुर्गियों को कुक्कुट फार्म में पाला जाता है, मतलब मुर्गियों फार्म में पाला जाता है अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुक्कुट पालन, जिसमें क्या करते हैं, मुर्गियों को पाला जाता है और उनके लिए उचित भोजन और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं और उनकी भी देखभाल किया जाता है। तो इस तरह से मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, हम कल क्या पढ़ेंगे, मत्स्य पालन, यानी कि मछलियों को पालना ही आपका क्या कहलाएगा, मत्स्य पालन कहलाएगा।